राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका की संसद के सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जमैका ने भारतीयों का खुले दिल से स्वागत किया है और उन्हें सम्मान दिया है, जिसके चलते न सिर्फ राजनीति बल्कि व्यापार, संगीत, खेल, पोशाक और भोजन सभी में समृद्ध भारतीय उपस्थिति देखी गई है। राष्ट्रपति ने महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करके एक उदाहरण स्थापित करने के लिए जमैका को बधाई भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया गया, जो 30 जून से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा पार से घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हो। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेनाध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रतिष्ठित कांस फिल्म महोत्सव 2022 मंगलवार से फ्रांस में शुरू हो गया है। यह 28 मई तक चलेगा। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को अपने आवास पर बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न बधिर ओलंपिक में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार को भारतीय दल को बधाई दी। भारत ने 24वें बधिर ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की गोपनीयता भंग करने के कारण एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को जांच से हटा दिया है। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने चेन्नई और देश के अन्य शहरों में स्थित कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। एलआईसी के शेयर एनएसई पर 8.11% गिरकर सूचीबद्ध हुए। एनएसई पर शेयर 949 रुपए के मूल्य के मुकाबले 872 रुपए प्रति शेयर के भाव पर सूचीबद्ध हुआ। वहीं बीएसई पर एलआईसी के शेयर 8.62% की गिरावट के साथ 867.20 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर बरपा है। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से असम के बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले और पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से रेल और सड़क संपर्क टूट गया है। असम के 20 जिलों में बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार असम को हर संभव मदद करेगी। अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आई हुई खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने शराब की एक दुकान पर हथगोला फेंककर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पंजाब के किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 किसान संगठनों ने अपनी मांग मनवाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ वहीं धरना शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि आज सुबह तक यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो चंडीगढ़ में वो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। कोरोना के कारण 2 साल बंद रही अमरनाथ यात्रा इस बार फिर से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से कैसे संपन्न हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से यात्रा के संबंध में बनाए गए नियम और व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। गृह मंत्री ने पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का निर्देश दिया। साथ ही 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात करने को कहा। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने बताया कि पहली बार हर अमरनाथ यात्री को एक RIFD कार्ड दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध से बाहर भेजने के लिए गुजरात बंदरगाह पर भेजे गए 4000 गेहूं से भरे ट्रक अटक गए हैं। इस बंदरगाह से गेहूं मुख्य रूप से अफ्रीका, बांग्लादेश और यमन भेजे जाते हैं। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिदायत दी है कि वो इस मामले में जांच के लिए ईडी को सहयोग करे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं आज सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद कर कार्य योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझाएंगे। उसके बाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल में अपनी बेटी की नियुक्ति कराने संबंधी आरोपों को लेकर पूछताछ करने का मंगलवार को निर्देश दिया। एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि भर्ती परीक्षा में मंत्री की बेटी से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब जल्द ही आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने के लिए बनी दिल्ली सरकार की एक समिति राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में किराए में आनुपातिक वृद्धि की सिफारिश कर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद तालाब में जलस्तर 669.40 फुट तक घट गया है, जो इस साल अब तक का सबसे कम स्तर है, जबकि सामान्य तौर पर वजीराबाद तालाब का जलस्तर 674.50 फीट पर रहता है। यमुना में पानी सूखने से दिल्ली के सिविल लाइंस, हिंदूराव अस्पताल क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर और करोल बाग के आसपास के क्षेत्र, पहाड़गंज, ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, इंद्रपुरी और आसपास के क्षेत्रों में भी इस दौरान पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने इन इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए फोन नंबर जारी किया है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के 1916 नंबर पर कॉल कर अपने इलाके में लोग टैंकर बुला सकते हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने बुखार के 2,32,880 नए मामले दर्ज किए हैं, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के एंटीवायरस मुख्यालय ने कहा है कि अप्रैल के अंत से बुखार के तेजी से फैलने के बीच 62 लोगों की मौत हो गई है और 1.7 मिलियन से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। श्रीलंका के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की खबर के बाद सरकार ने वॉशिंग मशीन, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के आयात पर रोक लगा दी है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। गोटबाया देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बावजूद प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े। राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद एम.ए. सुमनथिरन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। बोनो में G7 के समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों की बैठक की मेजबानी जर्मनी करेगा। आज होने वाली इस बैठक में मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर एक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये मुलाकात दर्जनों देशों के अधिकारियों को वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और लचीलापन को मानवीय और विकास आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए एक साथ लाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्र के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। अब मिस्र के मंत्री अली मोसेल्ही ने कहा है कि उनकी सरकार भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेगी।
दुनिया भर में रूस और यूक्रेन की गिनती गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में होती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब भारत अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द रक्षा मंत्री स्तर की बड़ी बैठक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट और कोरोना की वजह से दुनिया भर में पेश आई दिक्कतों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों और भारत का मिलकर काम करना जरूरी है। रूस की नाराजगी और तुर्की के सैन्य गठबंधन के विस्तार को रोकने की धमकी के बावजूद दो नॉर्डिक देशों ने घोषणा की है कि वो यानी कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए अपनी बोलियां जमा करेंगे। अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर की उनकी खरीद अब तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उन्हें ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर 5% से कम खाते फर्जी हैं। इस साल की शुरुआत में दुर्घटनाग्रस्त हुए चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉर्प जेट के ब्लैक बॉक्स ने कई राज खोले हैं। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि बोइंग कंपनी के विमान को जानबूझकर गिराया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह तथ्य सामने आया है। ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चला है कि कॉकपिट इनपुट नियंत्रण में किसी ने विमान को उसकी खतरनाक स्थिति में पहुंचाया। जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के घटना के शुरुआती मूल्यांकन से परिचित लोगों को हवाला देते हुए ये बात कही।